दुनिया के इतिहास में ऐसे कई घटनाएं घटित हुए हैं जिसके बाद कई लोगों का ऐसा कहना है कि ना तो अमेरिका से दुश्मनी अच्छी और ना ही अमेरिका से दोस्ती अच्छी। इस बात को भारत के संदर्भ में चरितार्थ होते हुए देखा है हमने मात्र बीते 1-2 सप्ताह के अंदर। एक समय की बात है जब अमेरिका के अगले राष्ट्रपति ट्रंप साहब बने, इस बात को लेकर भारत में यज्ञ किए जा रहे थे। अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगाए जा रहे थे। इतनी गाढ़ी दोस्ती का उदाहरण दर्शाया जा रहा था वैश्विक मंच में भारत और ट्रंप के बीच में। लेकिन बीते 2 सप्ताह में जिस तरीके का रवैया ट्रंप साहब का भारत के प्रति रहा है, जिस तरह से टैरिफ लगाए गए हैं, जिस तरह से पाकिस्तान का सपोर्ट दिखाया गया है, जिस तरह से सोशल मीडिया में भारत को बुली किया गया है, यह बताता है कि अमेरिका से दोस्ती हमें थोड़ी महंगी पड़ गई है। आज हम आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के रिपोर्ट के बारे में चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ ट्रंप का भारत के प्रति इस रवैये पर भी हम डिस्कशन करते रहेंगे। कहानी की शुरुआत तब से होती है जब ट्रंप साहब अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं और वह फिर अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स कंट्रीज के साथ टैरिफ वाला जंग छेड़ देते हैं। उनका ऐसा मानना है कि कई देशों ने अपने प्रोडक्ट को अमेरिका में एक्सपोर्ट करके अमेरिका से बहुत धन कमाया है और तुलनात्मक रूप से अमेरिका उतना धन नहीं कमा पाया है, और इसलिए वो सभी देशों पर टैरिफ लगाकर वो अमेरिका से लूटा हुआ धन वापस खींचना चाहते हैं, ऐसा उनका मानना है। लेकिन इस सभी कहानी में, इन सभी चर्चाओं में हमेशा से यह माना जा रहा था कि जिस प्रकार से ट्रंप और हमारे देश के प्रधानमंत्री और ट्रंप और भारत की दोस्ती दिख रही है, ट्रंप ये टैरिफ वॉर वाला हथियार भारत के ऊपर इस्तेमाल नहीं करेगा। 150 करोड़ की जनसंख्या वाले बड़े बाजार को नाराज नहीं करेगा, ऐसा माना जा रहा था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर और फिर उसके बाद ये जो सीज फायर वाला कहानी चला, जिसमें ट्रंप साहब ने ये क्लेम किया कि उन्होंने सीज फायर करवाया, शायद वो नोबेल पुरस्कार के प्रति अपना इच्छा जाहिर कर रहे हैं। शायद वो चाह रहे हैं कि कई सारे देश उनको नॉमिनेट करें कि शांति पुरस्कार इस बार नोबेल का उन्हें मिले। खैर, हम वापस टॉपिक में आते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर के बाद जो ये घटना हुई, जहां पर उन्होंने ऐसा क्लेम किया कि उन्होंने सीज फायर करवाया है, हमारे देश में इस चर्चा को लेकर, इस बात को लेकर बहुत सारी चर्चा हो रही थी। थोड़ी गर्मा गर्मी भी थी। विपक्ष ये कह रहा था कि आखिर हमारे देश के आंतरिक मामले पर ट्रंप साहब निर्णय कैसे ले सकते हैं। और समय आगे बढ़ता है। अचानक से पिछले 2 सप्ताह के अंदर ही ट्रंप साहब भारत को ये धमकी देते हैं कि हम हैवी टैरिफ आपके ऊपर लगाएंगे, और अगर आप रशिया से जो ट्रेड कर रहे हैं तेल का, वो बंद नहीं करते तो आपको पेनल्टी भी लगाएंगे। इस धमकी के जस्ट बाद ही वो ये भी घोषणा करते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ एक ऑयल डील कर रहे हैं, और ये भी चुटकी लेते हैं ट्रंप साहब कि एक ऐसा दिन भी आएगा जब पाकिस्तान भारत को तेल एक्सपोर्ट करेगा। ये जो तरीका था, जब पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अभी कैसे संबंध है, उस समय पर पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट स्पॉन्सर्ड स्टेट के प्रति अपना सपोर्ट दिखाकर फिर से ट्रंप साहब ने यह साबित कर दिया कि ट्रंप साहब के साथ या अमेरिका के साथ दोस्ती भारत को महंगी पड़ रही है। ट्रंप साहब सिर्फ यहीं पर नहीं रुके, लगातार वो अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में भारत को बुली करते रहे। एक ऐसा भी समय आया जब हमको ये लगा कि थोड़ा सा रुक जाते हैं, क्योंकि ट्रंप साहब का ये तरीका ही है, वो ऐसी बड़बोलापन करते ही हैं, बातचीत करते ही हैं। लेकिन वो रुके नहीं। इस सारी धमकियों को उन्होंने एक्चुअल प्लेटफॉर्म पर ले आया। भारत पर 25% का टैरिफ लगा दिया, और ये धमकी फिर से दिया कि अगर आप रशिया के साथ अपना ट्रेड नहीं रोकेंगे तो आपको पेनलाइज किया जाएगा, पेनल्टी लगाया जाएगा, और लगा भी दिए। 50% टैरिफ हो जाएगा भारत के प्रोडक्ट्स पर 27 अगस्त से। और इस तरह से एशिया के जितने भी देश हैं उनमें सबसे ज्यादा टैरिफ किसी के ऊपर लगा है तो वह भारत के ऊपर लगा है। और ये दोस्ती का उदाहरण है। सरकास्टिक है ये, शायद आप समझ पा रहे होंगे। इन्हीं कहानियों में, इन्हीं जितने मैंने डिस्कशन किए, जो अलग अलग क्रोनोलॉजी में मैंने बताया, इसी बीच में घटना यह भी घटी कि ट्रंप साहब ने भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा। डेड इकोनॉमी कहने का अर्थ यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में हलचल नहीं है, उसकी वृद्धि तेज नहीं है। वृद्धि तेज क्या, वृद्धि हो ही नहीं रही है। और इंडियन इकोनॉमी का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो चरमराया हुआ है, और इसलिए ये अर्थव्यवस्था एक मृत अर्थव्यवस्था है। लेकिन कल अर्थात 6 अगस्त को 11 बजे सुबह आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट आती है, और इस रिपोर्ट में जो घोषणाएं किए गए हैं वो ये बताते हैं कि ट्रंप साहब, आपके जो ये क्लेम है जो आप सोशल मीडिया में कर रहे हैं
जो आप भारत को बुल्ली करने का प्रयास कर रहे हैं वो सरासर गलत है, बल्कि पिक्चर कुछ और ही है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट में यह बताया गया कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट होने वाली है इस साल की वो है 6.5%, जो कि एक फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री के ग्रोथ रेट में देखा जाता है। और इसी कारण से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी ने यह कहा कि हमारे पास अभी इतना ग्रोथ रेट आ रहा है कि अनावश्यक हम अपने रेपो रेट को गिराएंगे नहीं, क्योंकि रेपो रेट गिराने से जीडीपी की बढ़ने की संभावना तो होती है, लेकिन साथ ही साथ मुद्रास्फीति बढ़ने की संभावना भी होती है। तो हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट अभी इतनी अच्छी चल रही है कि रेपो रेट को हम गिराकर मुद्रास्फीति बढ़ाने का रिस्क नहीं लेंगे, जो कि ऐसी संभावना है कि आने वाले साल के पहले क्वार्टर पर इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ही। और इस वजह से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ 3-4 बड़े बड़े घोषणाएं किए गए। उन सभी घोषणाओं को हम इस टॉपिक पर आज के वीडियो पर डिस्कस करने वाले। तो चलिए आज का कंटेंट हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, कॉन्टेक्स्ट क्या है आज के टॉपिक का? कॉन्टेक्स्ट ये है कि आरबीआई के गवर्नर साहब ने यह कहा कि हम अपने मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट में, मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट को बदलेंगे नहीं, अर्थात वह क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा। हालांकि जो पिछली मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट आई थी जून 2025 में, उसमें 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई थी, अर्थात आप समझ लीजिए 0.5% की कटौती की गई थी। तो अब और कटौती नहीं करेंगे। इससे पहले जो फरवरी में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट आई थी, तब से लेकर अभी तक अर्थात अगस्त तक हम देखें तो 100 बेसिस पॉइंट का रिकॉर्ड तोड़ कटौती कर दिया गया है ऑलरेडी मॉनेटरी पॉलिसी या आरबीआई के द्वारा। ठीक है, इसके साथ ही साथ आरबीआई ने यह कहा कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट होने वाली है वर्तमान वर्ष के लिए, अर्थात 2025-26 के लिए, वो 6.5% की रहेगी। और यह भी बताया गया कि अभी जो मुद्रास्फीति है देश में, वह मुद्रास्फीति ठीक तो है, लेकिन आने वाले समय पर मुद्रास्फीति बढ़ने की संभावना हो सकती है। अब इस टॉपिक के आगे के भागों पर मैं चर्चा करूं, उससे पहले थोड़ा सा मैं बेसिक समझा देना चाहता हूं, खासकर उन दर्शकों के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में रिलेशन शायद जोड़ नहीं पाते। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जैसा आप समझ गए, ये एक ऐसी परिषद है जिसमें कुछ सदस्य हैं और उन सदस्यों की संख्या कितनी है? 6। ये सदस्य क्या करते हैं? ये सदस्य देश में लिक्विडिटी एडजस्ट करते हैं, या फिर आप ये समझ लीजिए कि मुद्रा आपूर्ति या मनी सप्लाई को रेगुलेट करते हैं। सरल शब्दों में, मनी सप्लाई को रेगुलेट करके ये 2 उद्देश्यों की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। पहला उद्देश्य देश की आर्थिक वृद्धि को, अर्थात इकोनॉमिक ग्रोथ को पटरी पर रखने का काम होता है, और दूसरा इन्फ्लेशन को, अर्थात मुद्रास्फीति को या बढ़ती हुई कीमत को कंट्रोल करने का भी उद्देश्य होता है। किस माध्यम से? मनी सप्लाई के माध्यम से। अब अगर आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट में यह कहती है कि हम मनी सप्लाई गिरा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मनी सप्लाई गिराया तब जाता है जब देश में इन्फ्लेशन को कम किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। और अगर खबर यह आती है कि मनी सप्लाई बढ़ाया जाएगा, तो वो कब होता है? जब आरबीआई का या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का उद्देश्य होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमें और ज्यादा चाहिए, जीडीपी और बढ़े, उत्पादन और बढ़े, तो मनी सप्लाई कम किया जाता है। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, मनी सप्लाई बढ़ाया जाता है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ सुनिश्चित करना है तो बहुत ज्यादा अगर मनी सप्लाई आप गिराते रहेंगे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, बाजार में मुद्रा की आपूर्ति गिरने लगेगी, तो देश की जीडीपी भी डाउन होने लगती है, क्योंकि बाजार में मनी सप्लाई का कम होना अर्थात हमारे और आपके जेब में पैसे का ना पहुंचना, और पैसे अगर नहीं पहुंचेंगे तो हम कुछ मार्केट में खरीदेंगे नहीं, डिमांड नहीं होगा, जिससे उत्पादन नहीं होगा। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई गिराना तो है, लेकिन इतना नहीं गिरा देना है कि देश की जीडीपी ही डाउन हो जाए। एट द सेम टाइम इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए मनी सप्लाई बढ़ाना तो है, लेकिन इतना नहीं बढ़ा देना है कि मुद्रा का जो मूल्य है वही गिर जाए और देश में मुद्रास्फीति जन्म ले। तो मुद्रा आपूर्ति को इस तरह से नियंत्रित करने का उद्देश्य होता है
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कि देश की जीडीपी भी बढ़ते रहे और इन्फ्लेशन भी संतुलित भाव में चलता रहे। क्लियर है? तो अब अगर हम ये न्यूज ऐसे देखते हैं कि आरबीआई ये कहता है कि हम रेपो रेट को अनचेंज करेंगे। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट एक ऐसी दर है जिस दर पर अल्प अवधि के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई उधार देता है कॉमर्शियल बैंकों को। तो अगर रेपो रेट ज्यादा हो जाता है तो आरबीआई जो ब्याज दर है वो ज्यादा देने लगेगा, जिससे कॉमर्शियल बैंकों को महंगे में उधार मिलने लगेगा। इसलिए जब वो आम पब्लिक को उधार देंगे, महंगे में देंगे और कोई उधार लेगा नहीं, तो मनी सप्लाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो रेपो रेट बढ़ाना अर्थात मनी सप्लाई को गिराना होता है, आसान शब्दों में। ठीक इसी प्रकार से जब रेपो रेट को गिराने की बात होगी, इसका अर्थ क्या है? सस्ते ब्याज दरों पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को उधार दे रही है, तो कॉमर्शियल बैंक जो ब्याज दर लगाएंगे हमें और आपको उधार देने के लिए, वो ब्याज दर कम रहेगा, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा उधार लेंगे, अर्थात मनी सप्लाई क्या होगी? बढ़ेगी। तो मनी सप्लाई, रेपो रेट को गिराना अर्थात क्या होता है? मनी सप्लाई को बढ़ाना, जिससे देश की जीडीपी आगे बढ़े। तो अब अगर हम इस मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट में यह पढ़ते हैं कि जो रेपो रेट रहा है उसे अनचेंज किया गया है और नहीं गिराएंगे, मतलब हमें और गिराने की जरूरत नहीं है। हमारी देश की जो जीडीपी है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो ठीक ठाक चल रही है। आ रही बात समझ में? तो ये जो क्लेम है कि हमारी अर्थव्यवस्था एक मृत अर्थव्यवस्था है, डेड इकोनॉमी है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे देश में जो वृद्धि है वो संतुष्टि स्तर पर चल रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया कॉन्टेक्स्ट। इसके साथ ही साथ जब आरबीआई के गवर्नर साहब से पूछा गया कि भाई ये जो ट्रम्प साहब टैरिफ लगा रहे हैं भारत के ऊपर, उससे क्या भारत की जीडीपी या वृद्धि में कुछ प्रभाव पड़ रहा है? तो उन्होंने कहा वी डोंट सी अ मेजर इंपैक्ट ऑफ यूएस टैरिफ ऑन इंडियाज इकोनॉमी। हालांकि जब ये अमेरिका का या ट्रम्प साहब का टैरिफ हमारे ऊपर एक्चुअल में काम करने लगेगा, तो ऐसा माना जा रहा है कि हमारी देश की जीडीपी लगभग 30 बेसिस पॉइंट या 0.3% गिर जाएगी। लेकिन अभी इतने शॉर्ट ड्यूरेशन पर यह इंपैक्ट नहीं दिखेगा। तो उन्होंने भी ये कहा कि भाई अभी हम ऐसा कोई मेजर इंपैक्ट देख नहीं रहे हैं। तो ऐसा जो एकदम हाहाकार मच जाएगा ट्रम्प साहब के ट्वीट से और ट्रम्प साहब के टैरिफ से, जैसा वो सोच रहे थे, ऐसा नहीं है। और इस तरह से उन्होंने ये कहा कि भाई कोई मेजर इंपैक्ट नहीं है, बल्कि हमारे देश की जीडीपी 6.5% का ग्रोथ शो कर रही है इस साल। और ये रहा जवाब ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले बात होगा। ठीक है, चलिए। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठी थी, ये कब बैठी थी? तो 4 से 6 अगस्त को ये बैठक हुई और यह एमपीसी की लगभग 56th मीटिंग थी। इस मीटिंग को हेड करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, जो कि अभी वर्तमान में कौन है? संजय मल्होत्रा जी। इसके अलावा जो 5 मेंबर होते हैं उनके नाम क्या हैं? डॉक्टर नागेश कुमार, सुगाता भट्टाचार्य, प्रोफेसर राम सिंह, डॉक्टर पूनम गुप्ता और राजीव रंजन जी। तो ये आप फोटो में देख रहे होंगे, जिसमें बीच में संजय मल्होत्रा जी बैठे हैं, आरबीआई के गवर्नर हैं और इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरपर्सन भी होते हैं। ठीक है, चलिए। तो क्रेडिट पॉलिसी को लेकर क्या आया इस रिपोर्ट में? तो उन्होंने ये बताया कि भाई जो रेपो रेट 5.5% कर दिया गया था, कब? जून में, वो एज इट इज रहेगा, 5.5% ही रहेगा। ठीक है। एसडीएफ रेट अर्थात जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी होती है वो रेपो रेट के 0.25% कम रहती है और इसलिए ऑटोमेटिकली वो कितना हो जाएगा? 5.25%। और जो बैंक रेट होता है और एमएसएफ होता है वो रेपो रेट से 0.25 ज्यादा होता है और इस तरह से बैंक रेट और एमएसएफ का रेट क्या चल रहा है? 5.75% चल रहा है। ये जो आप देख रहे हैं आंकड़ा, ये पीएससी के प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि अभी वर्तमान में आरबीआई के जो रेपो रेट हैं वो कितना प्रतिशत है, बैंक रेट एमएसएफ कितना है और
बैंक रेट और रेपो रेट के बीच में कितना बेसिस पॉइंट या कितना परसेंटेज का डिफरेंस होता है, और इसलिए ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी में पॉलिसी रेट्स की कहानी। फिर उसके बाद बात ये आती है कि आखिर क्या है वो तर्क, क्यों रेपो रेट को अनचेंज रखा गया। बेसिक बात तो मैंने बता दी कि देश की जीडीपी अभी ठीक ठाक चल रही है, रेपो रेट और गिराकर देश की जीडीपी बढ़ाने की बेचैनी नहीं है। तो उसके अलावा भी कई अलग अलग तर्क हैं, कारण हैं, उन कारणों को भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है वो क्या है, इन्फ्लेशन कंट्रोल। तो अभी जो इन्फ्लेशन है उस इन्फ्लेशन को अगर आप देखें तो कम है, और बल्कि कितना है, जो सीपीआई का 4 ±2% वाला रेंज रहता है उससे कम है, 3% के इन्फ्लेशन चल रहा है। तो हमको कुछ बहुत ज्यादा ऐसे ही रेपो रेट को बढ़ाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इन्फ्लेशन तो कंट्रोल है। लेकिन एट द सेम टाइम गिराने की भी काम नहीं करनी चाहिए कि भाई इन्फ्लेशन कंट्रोल है तो चलो थोड़ा सा गिरा लेते हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में डिमांड बढ़ेगा और उससे इन्फ्लेशन ऑलरेडी आने वाले हैं। तो रेपो रेट को और गिराकर आने वाले इन्फ्लेशन को और बड़ा करने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार ऐसी बात क्यों कर रहा हूं कि रेपो रेट को गिराना, क्योंकि रेपो रेट तो बढ़ाया भी जा सकता है ना, लेकिन मेरे चर्चों में जो ज्यादा भार है वो रेपो रेट गिरना चाहिए था लेकिन नहीं गिराए, इस तरह का साउंड कर रहा होगा। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा क्यों साउंड कर रहा है? क्योंकि इस रिपोर्ट के आने से पहले सभी को ऐसा लग रहा था कि भाई अमेरिका का जो टैरिफ वॉर है, हमारा एक्सपोर्ट गिरेगा, हमारे प्रोडक्ट महंगे होंगे और इस वजह से हमारे देश की जीडीपी डाउन होने वाली है। तो देश की जीडीपी अगर डाउन होने का खतरा दिख रहा है तो जरूर आरबीआई रेपो रेट को क्या करने वाला है, गिराने वाला है, जिससे हमारी जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन ये जो माना जा रहा था वो नहीं हुआ। जीडीपी को बढ़ाने के लिए रेपो रेट नहीं गिराया गया, अनचेंज रखा गया। ठीक है, तो अनचेंज रखने का पहला कारण क्या कि आने वाले समय पर इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा है। तो रेपो रेट गिराकर जीडीपी बढ़ाने का जो मैं काम कर तो लूंगा, लेकिन फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा भैया, तो उसको कैसे करेंगे? तो इसलिए चेंज नहीं करते। पहला तर्क ये। ठीक है, दूसरा क्या है कि हमारे देश की जो जीडीपी है वो स्टेबल है, 6.5% का ग्रोथ रेट दे रही है। तो काहे गिराओ? जीडीपी गिर रही होती तो रेपो रेट का गिराकर मनी सप्लाई बढ़ाकर जीडीपी बढ़ाते हैं, लेकिन जब जीडीपी बढ़िया चल रही है, अर्थव्यवस्था स्टेबल है, तो फिर रेपो रेट को गिराने का तर्क नहीं है। तो ये रहा अगला तर्क। फिर उसके बाद जैसा मैंने कहा, फरवरी से लेकर अभी तक अर्थात अगस्त तक लगभग 100 बेसिस पॉइंट या 1% का रेपो रेट में कटौती किया जा चुका है। लेकिन वो जो 100 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई है उसका पूरा और इफेक्टिव तरीके से ट्रांसमिशन हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पर नहीं देखा है। देखिए, अभी जैसे मैंने कहा, क्या कहा था कि भाई अगर हम रेपो रेट गिराएंगे तो उससे मनी सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी, और उससे देश की जीडीपी बढ़ने वाली है, ऐसा मैंने कहा। लेकिन ये जो रेपो रेट गिराना और मनी सप्लाई बढ़ाना, इसके बीच में कौन सी कहानी आती है? बैंक और बैंक के द्वारा दिया गया उधार अर्थात बोरोइंग, या उधारी लेने वाले लोग। तो अगर रेपो रेट गिरता जाएगा और बैंक उसी गिरते हुए ब्याज दर पर उधार ना लेगा या ज्यादा लोग उधार लेने ना आए, तो ये जो कहानी है वो ठीक से काम नहीं करेगी। इसी को क्या कहा जाता है? ट्रांसमिशन ठीक से ना होना, कि रेपो रेट गिर तो रहा है लेकिन 100 बेसिस पॉइंट गिरा दिया गया है, लेकिन उसी की तुलना पर जीडीपी बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इसी को क्या कहा जा रहा है कि पॉलिसी का जो ट्रांसमिशन है अर्थव्यवस्था में वो ठीक से नहीं आया है। तो भाई जब ठीक से अभी तक आया ही नहीं है तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, वो जो ट्रांसमिशन है उसको होने देते हैं। फुल बेनिफिट्स ऑफ दिस कट्स आर स्टिल फिल्टरिंग। अभी वो वैसे भी क्या हो रहा है, फरवरी से जो रेपो रेट गिराया गया है वो फिल्टर होकर ग्राउंड स्तर पर आ रहा है, तो उसको पहले आ जाने दो। वो जो रेपो रेट का कटौती है उसका ट्रांसमिशन ठीक से हो जाने दो, इसलिए अभी और गिराने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा क्या कहा गया कि अभी क्या तर्क है कि अनसर्टेन ग्लोबल कंडीशन है, जो वैश्विक स्थिति है वो थोड़ी अनिश्चित है। अब देखो, जब ये रिपोर्ट लाया जा रहा था
तब तक भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगा था। इस रिपोर्ट के लाने के 4-5 घंटे के बाद ये पता चला कि ये 25 नहीं, 27-28 अगस्त से ये 50% हो जाएगा। तो ऐसे ही अनसर्टेनिटी के आधार पर बोला गया कि भाई रेपो रेट को अभी हम लोग गिराते नहीं है, पहले हम क्या करते हैं, न्यूट्रल स्टांस पर रहकर देखते हैं। अब ये न्यूट्रल स्टांस क्या होता है? न्यूट्रल स्टांस कहने का मतलब ये है कि आगे भविष्य में जो फॉरवर्ड एस्टिमेशन किया जा रहा है उसको लेकर किसी भी तरीके का कोई टिप्पणी नहीं कि आगे हम लोग रेपो रेट बढ़ा देंगे या घटा देंगे। न्यूट्रल रहकर न्यूट्रल स्टेंस धारण किया गया। आगे समय जैसा होगा वैसा निर्णय लेंगे। लगेगा कि ग्लोबल कंडीशन ऐसा बन गया है, टैरिफ वैरिफ वाला काम सही पर हमारे ऊपर डैमेजिंग हो रहा है, तो हम रेपो रेट को कम कर देंगे जीडीपी बढ़ाने के लिए, नहीं तो ऐसे ही रखेंगे। तो न्यूट्रल स्टांस रखते हैं क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत है। जितनी भी चीजें हो रही हैं उन सबको पहले हम लोग अच्छे से देखते हैं, क्लोजली वॉच करते हैं और फिर उसके बाद किसी तरीके का हम लोग रेपो रेट में बदलाव करेंगे। लगेगा तो बढ़ाएंगे, नहीं तो घटा भी सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरह से पॉलिसी रेट को बताया गया वैसे ही ग्रोथ के बारे में क्या बताया गया? तो जैसा मैंने कहा कि भाई 6.5% की ग्रोथ की बात कही गई है, जो कि एक बहुत अच्छा ग्रोथ रेट है। उसके साथ ही साथ पूरे क्वार्टर्स का अर्थात 4 क्वार्टर के ग्रोथ रेट का एस्टिमेशन भी दिया गया है और यह बताया गया है कि हमारी देश की जो वृद्धि दर है वो काफी ठीक स्तर पर चल रही है। और उसके पीछे का जो कारण है, जो रीजन है, वो क्या दिया गया? सबसे पहले हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी की मजबूती का हवाला दिया गया। क्या बताया गया उनके द्वारा, मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा, कमिटी के द्वारा, कि हमारे देश का जो निजी उपभोग है, प्राइवेट कंजप्शन है, वो बढ़ रहा है और खासकर कहां पर? ग्रामीण क्षेत्र में। तो ग्रामीण स्तर पर इस बार एग्रीकल्चर काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है क्योंकि मॉनसून काफी अच्छा आया है, लोगों के पास अच्छे फसल हो रहे हैं जिसको बेचकर अच्छी आमदनी हो रही है और उस आमदनी की वजह से प्राइवेट कंजप्शन, उपभोग बढ़ रहा है। उपभोग बढ़ने से देश की जीडीपी बढ़िया चल रही है, बढ़िया उत्पादन हो रहा है। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे कैपेक्स का भी हवाला दिया गया आरबीआई गवर्नर जी के द्वारा। कैपिटल एक्सपेंडिचर की सरकार जो पूंजी निर्माण में खर्च कर रही है वो भी बहुत अच्छा है, जिससे देश की जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे लोगों की आमदनी भी अच्छी हो रही है, उनका रोजगार भी बन रहा है और इस वजह से बाजार में डिमांड बढ़ने से हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी काफी मजबूत हो रही है। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर अभी बहुत अच्छी स्थिति में है, बढ़िया खरीफ फसल हो रहा है, बारिश अच्छी हो रही है। हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो भी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन और ट्रेड प्रमुख है। हाँ, इंडस्ट्रियल सेक्टर थोड़ा डामाडोल टाइप का दिख रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी और माइनिंग वाला कंडीशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो क्रेडिट पॉलिसी को लेकर उन्होंने क्या कहा हमने वो देखा, फिर हम लोगों ने देखा कि ग्रोथ आउटलुक क्या था। अब हम देखते हैं कि मुद्रा स्फीति के बारे में इन्होंने क्या कहा। इन्होंने ये बताया कि भाई हमारे देश की जो मुद्रा स्फीति होने वाली है वित्तीय वर्ष 2025-26 में वो रहने वाली है 3.1%। पहले 3.7% का एस्टिमेशन लगाया गया था, अब उसे सुधारते हुए कहा गया कि मात्र 3.1% रहेगा, जो कि 4% के आइडियल स्टेज से भी कम है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन इन्होंने ये भी बताया कि भाई अभी तो 3.1% है, लेकिन जो आने वाला साल रहेगा वित्तीय वर्ष 2026-27 वाला, उसके पहले क्वार्टर पर मुद्रास्फीति बढ़ता हुआ दिखेगा, 4% से ज्यादा होता हुआ दिखेगा और इसलिए भी और अभी हमें रेपो रेट को कट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको कट करेंगे तो जीडीपी तो बढ़ेगी ही लेकिन इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो जब आगे आपके एस्टिमेशन दिख रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है और अभी वही काम कर दोगे कि इन्फ्लेशन बढ़े, तो आने वाला जो इन्फ्लेशन होगा वो थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा बड़ा होगा। और वो कर भी जाते अगर देश की जीडीपी गिर रही होती तो, लेकिन गिर रही है क्या? नहीं, 6.5% का रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है, जो कि बहुत अच्छा है, जो कि ये मुंह तोड़ जवाब है कि इंडिया इज नॉट अ डेड इकोनॉमी। ठीक है, चलिए करंट कंडीशन क्या है इन्फ्लेशन का। तो अभी जून 2025 के स्थिति में
मात्र 2.1% का इन्फ्लेशन था, जो कि पिछले 77 महीने में सबसे कम था और लगातार 8वें महीने में गिरता हुआ आ रहा है। जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं 2.1%, तो ये 4 से का आइडियल होता है, लेकिन 2.1 जून में क्यों दिखा रहा है? क्योंकि जो खाद्य सामग्री होती हैं, जो सबसे ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, उसकी कीमतों में वृद्धि नहीं, बल्कि वो तो बहुत सस्ता हो गया है, क्योंकि फूड प्राइसेस में, खासकर सब्जियों में गिरावट हो रही है कीमतों में, और इस वजह से हमारा ओवरऑल इन्फ्लेशन भी कम हो रहा है। ठीक है, जो कोर इन्फ्लेशन होता है, जिसमें फूड और फ्यूल को शामिल नहीं किया जाता, उसको अगर देखें तो 4.4% का इन्फ्लेशन दर्शाया जा रहा है आरबीआई के द्वारा इस रिपोर्ट में। ठीक है, चलिए, तो ये तो रहा वो मेजर बातें। अब बात ये भी है कि हमारे देश की जीडीपी अच्छी स्थिति में है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल्ड है, इसलिए रेपो रेट नहीं गिराएंगे, जीडीपी को चलने देंगे। लेकिन कुछ रिस्क है, उस रिस्क की वजह से हो सकता है कि आने वाला जो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट हो, उसमें कुछ हमें बड़े हलचल दिखे। क्या रिस्क है ये? सबसे पहला तो वेदर रिलेटेड शॉक्स। अभी आप लोगों ने देखा कि उत्तराखंड में किस तरह से प्रकृति ने त्रासदी मचा दी है धराली गांव में। ऐसे ही अलग अलग जगहों पर, चाहे वो बनारस हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे दक्षिण के राज्य हो, आपको बाढ़ के मंजर दिख रहे होंगे। तो ऐसे प्राकृतिक या ऐसे मौसम संबंधित शॉक्स आपके लिए हानिकारक हैं, ऐसे त्रासदी के रूप में भी और फसलों के नुकसान के रूप में भी। और ऐसा कुछ बड़ा जब हो जाएगा या होगा, तो हमारे लिए देश की जीडीपी की इस ग्रोथ रेट को मेंटेन रखना, रेपो रेट को मेंटेन रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये है रिस्क। दूसरा रिस्क क्या है? वही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी एंड ट्रेड डिस्प्यूट। अभी सुनने में आया, अभी मैं न्यूज में देख रहा था, तो उसमें बोले कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो पूरी जंग बाकी है। ठीक है, अभी तो और सेकेंडरी सेक्शंस लगाएंगे। तो देखते हैं उस अनसर्टेनिटी का क्या प्रभाव पड़ेगा। रिस्क तो है, ठीक है, अभी हम बढ़िया हैं, आंखों में आंखें डालकर जो है ललकार रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये भी है ना कि लॉन्ग टर्म में तो दिक्कत आएगी ही। इफ वी आर एस्टिमेटिंग दैट इंडिया जीडीपी विल गेट रिड्यूस बाय 0.3%, तो वो भी बहुत हानिकारक होगा। ठीक है, आफ्टर दिस या ड्यू टू दिस टैरिफ वॉर। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि भाई मॉनसून अच्छा हुआ, खूब सारा पैसा लोगों के जेब में आएगा, तो उससे क्या बढ़ेगा? डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? देश में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन बढ़ा तो आपको रेपो रेट बढ़ाना पड़ेगा ताकि इन्फ्लेशन कम हो, और ये भी आपके लिए रिस्क है। ठीक है, तो ये रिस्क है। आगे देखेंगे कि क्या होता है। अब दो विचारधारा आरबीआई के इस निर्णय के संदर्भ में कि रेपो रेट को अनचेंज रखेंगे। पहली विचारधारा ये कहती है, विचारधारा मेरी नहीं है, ये कुछ भारत के फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड बुद्धिजीवी प्रकार के व्यक्ति हैं, वो टिप्पणी करते हैं, तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। मतलब ऐसे देख रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे बुद्धिजीवियों के विचार भी हमको सुनने चाहिए कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के बारे में क्या कह रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि भाई 100 बेसिस पॉइंट का ऑलरेडी कट हो रखा है, उसमें से मात्र 55 बेसिस पॉइंट का ही ट्रांसमिशन हुआ है। ठीक है, तो होल्डिंग द रेट्स वाज ऑन एक्सपेक्टेड लाइन, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि जो रेट्स को अनचेंज रखा गया है ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, खासकर तब जब हाल ही में 50 बेसिस पॉइंट का कटौती किया गया था पिछले मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट में, और ये फोकस में होना चाहिए कि जो टोटल 100 बेसिस पॉइंट का कटौती हुआ है उसका ट्रांसमिशन पहले ठीक ठाक तरीके से हो जाए। ठीक है, और खासकर तब ये बात और महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब 100 बेसिस पॉइंट की कटौती मात्र 55 बेसिस पॉइंट के ग्राउंड लेवल पर उसका ट्रांसमिशन दिखे। तो इसलिए इनका ये ऐसा कहना है कि आरबीआई ने जो अनचेंज रखा है रेपो रेट, ये बहुत ही बढ़िया निर्णय है।
और इसी को मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है। और जो ट्रांसमिशन है उसको बल्कि इंश्योर करो, रेट गिराओ मत, उसकी जरूरत नहीं है, रेट ऑलरेडी काफी गिरा हुआ है। जो ट्रांसमिशन है उस ट्रांसमिशन को इंश्योर करो ताकि वो अपने कैलिबर का, अपने पोटेंशियल का कंजप्शन को बढ़ाए और देश की जीडीपी को बढ़ाए। और अलग से रेट गिराने की क्या जरूरत है, जो गिर चुका है उसी का ट्रांसमिशन को आप सुनिश्चित करिए कि थोड़ा और हो और देश की जीडीपी में उसका असर दिखे, ठीक है। रियल एस्टेट वाले क्या कह रहे हैं, तो जैसे ये कौशल अग्रवाल जी हैं, रियल एस्टेट एडवाइजरी वाले व्यक्ति हैं, ये थोड़े से चाह रहे थे कि रेपो रेट क्या होना चाहिए और गिरा दो, ठीक है। तो इनका ये कहना था रियल सेक्टर है शोन रेसिलियंस डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टेनिटी, मतलब कि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी हुई है उसके बावजूद रियल स्टेट बढ़ा है। और ये बहुत अच्छा मौका था, खासकर अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो फेस्टिव सीजन पर बहुत सारा शुभ कार्य लोग करते हैं और बहुत सारे शुभ कार्यों में एक शुभ कार्य ये होता है चलो घर खरीद लेते हैं। तो इनका ऐसा मानना है कि भाई ऑलरेडी ग्लोबल अनिश्चितताओं में हमारा जो रियल स्टेट है वो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा था और इन्फ्लेशन भी अंडर कंट्रोल था। तो अगर रेपो रेट काट देते थोड़ा और तो ये बहुत फायदेमंद हो जाता कि इस फेस्टिव सीजन पर डिमांड बढ़ाने के लिए और बहुत अच्छे तरीके से हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर जाते, क्योंकि लोगों को ईएमआई सस्ती मिलने लगती, उधार आसानी से ले लेते और हमारे देश की जीडीपी ऐसे बूम कर जाती, सस्ते ब्याज दर, सस्ते ईएमआई के लालच से कंजप्शन बढ़ने की वजह से, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग विचार हैं, फेवर है अगेंस्ट में। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पूरा डिस्कशन समझ में आया होगा और आप सभी को लाभकारी लगा होगा। इसी तरह के और भी करंट अफेयर से रिलेटेड एनालिटिकल वीडियो लेकर मैं आप लोगों से लगातार मिलता रहूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।